ओके। तो भाई लाइव आ जाओ फटाफट सभी लोग। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। यानी कि धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं। और यहाँ से अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन आता है बिल्कुल बेसिक सा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि जितने भी अपवाद हैं वो यहाँ से आपके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते। बिल्कुल कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही है, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। और साथ में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है भाई, तो चलो सेगमेंट को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल जो हैं और नॉन मेटल जो हैं वो आखिरकार है क्या। तो अगर यहाँ पे सिंपल सी बात करें मेटल नॉन मेटल की, तो उससे पहले हमें समझना है एलिमेंट्स यानी कि तत्व के बारे में। तो तत्व क्या होते हैं आपको पता है? हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 प्रकार के तत्व यानी कि एलिमेंट पाए जाते हैं। ओके भाई, 118 यानी कि 118 टाइप के एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। अच्छा भैया, 118 प्रकार के तत्वों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है मेटल यानी कि धातु। तो धातु होती कितनी है? तो धातु होती है इसमें से 91। 91 या क्या है यहाँ पर? धातु है। अच्छा भाई, सेकंड है नॉन मेटल यानी कि अधातु। वो कितनी है? वो है 20। और तीसरा है आपका मेटेलॉइड मीन्स उपधातु। और ये भी आपके कितने हैं? 7। तो ये टोटल मिलके 118 तत्व बन जाते हैं। अब ये जो धातु और अधातु हैं, मेटल नॉन मेटल, ये आखिरकार किस तरह से अलग अलग बनाए गए? कुछ तो प्रॉपर्टीज रही होंगी जिनके आधार पे हम इन्हें धातु कहते हैं और इन्हें अधातु कहते हैं। बस वही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर क्या करनी है? देखनी है भाई। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखेंगे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो धातुओं को अलग करती हैं अधातुओं से। तो वो प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो वो इतनी है, बस ये इन्हीं प्रॉपर्टीज को डिटेल में हमें पढ़ना है और एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है, जिसके आधार पे हम मेटल को डिफाइन कर पाएंगे और फिर नॉन मेटल को भी इसी आधार पे डिफाइन करने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टी भाई? सबसे पहला है मेलायबिलिटी। मेलायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीयता, ये इसकी हिंदी में है। ठीक है भाई। सेकंड है डक्टालिटी। डक्टालिटी यानी कि तन्यता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस यानी कि कठोरता। अगला प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक। उसके बाद है थर्मल कंडक्टेंस यानी कि ऊष्मा चालकता। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालकता। इसके बाद है सोनोरिटी यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पे हम मेटल नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी मेलायबिलिटी के पास। मेलायबिलिटी हिंदी हमने आपको बताई दी, आघात वर्धनीयता होती है। अब क्वेश्चन आता है ये आघात वर्धनीयता है क्या और मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले समझते हैं आघात वर्धनीयता है क्या। आघात वर्धनीयता यानी कि मेलायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को पीटो और पतली चादरों में बदल दो, यानी कि पीटने पर वो थिन सीट पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो भाई? हथौड़े से पीटने पर या किसी भी चीज से पीटने पर पतली चादरों में बदल जाए।
तो जब आप इन्हें पीटते हैं तो पीटने पर अगर ये पतली चादरों में बदल रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मेलायबिलिटी कहलाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। बस सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे ही कहलाना। तो जितने भी धातुएं हैं वो आघात वर्धनीयता का गुण दिखाती हैं, क्योंकि आप कोई भी धातु ले लो, उसको जब आप हैमरिंग करोगे, पीटोगे, तो थिन शीट में बदल जाती है। जैसे ये एल्युमिनियम का फॉइल आपने देखा होगा, आप लोग जब खाना पैक करते हैं तो इसी फॉइल में पैक करते हैं जिससे खाना गर्म बना रहे, या फिर आप फास्ट फूड खाने जाते हैं कहीं पर भी तो वो इसी प्लेट में पैक करके आपको देता है, एल्युमिनियम का ही होता है ये प्लेट। किसका होता है भाई? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम एक धातु है, इसी वजह से तो वो थिन शीट में बदल पा रही है। तो ये सिंपल से प्रॉपर्टी सभी धातुओं में पाई जाती है। अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट मलाइबल मेटल कौन सा है, यानी कि आपको पता है कि धातुएं आघात वर्धनी होती है, तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनी कौन सी धातु है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनी धातु कौन सी है? तो वहां पे आंसर है आपका गोल्ड, यानी कि सोना। अब सोना इतना ज्यादा आघात वर्धनी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप 1 ग्राम सोने को क्या करें भाई, आपके पास 1 ग्राम सोना हो और 1 ग्राम सोने को आप पीटें, तो आप उससे 6.7 स्क्वायर फीट लंबी चादर बना सकते हैं। तो 1 ग्राम सोने को पीट कर 6.7 स्क्वायर फीट लंबी चादर बनाई जा सकती है। इस वजह से ही सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनी धातु मानी जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है पेपर में कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनी धातु कौन सी है? सो द आंसर इज गोल्ड, यानी कि सोना है। ओके, अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी का मतलब तन्यता का गुण। तो सभी धातुएं तन्यता का गुण दिखाती हैं। तन्यता का मतलब कि अगर आप उन्हें खींचें तो खींचकर आप उन्हें पतले तारों में बदल सकते हैं। तो सभी धातुएं आप खींचकर पतले तार बना सकते हैं आसानी से। आपके घर में कॉपर की वायरिंग होती है, तो कॉपर एक धातु है, इसी वजह से तो आप उसकी वायरिंग करा पाते हो क्योंकि उसके पतले तार बन पाते हैं। आपके यहाँ जो बल्ब आता था पहले, अब तो एलईडी आने लगा, तो बल्ब में टंगस्टन होता था इस तरह से। तो टंगस्टन के तार बल्ब में लगे होते थे और यही तार आपको लाइट देते थे। तो ये क्या है? टंगस्टन एक धातु है, इसी वजह से तो ये क्या है, वायर में बदल पाती है। तो डक्टिलिटी का गुण सभी धातुओं में पाया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु में होती है? मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो यहां पर भी आंसर है सबसे ज्यादा तन्य धातु, मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो करेक्ट आंसर यहां पर भी हो जाएगा गोल्ड, यानी कि सोना। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है क्योंकि 1 ग्राम सोने को अगर आप खींचना चालू करो तो आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसीलिए ये सबसे ज्यादा डक्टाइल पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए मेलाइबल, दोनों में ही आपका आंसर क्या है? गोल्ड है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। मेलाइबिलिटी आघात वर्धनीयता, पतली चादरों में बदलना, डक्टिलिटी खींचकर तार बना देना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ से हो गई। अब आगे आते हैं भाई, यहां से अब एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों के ही गुण पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। ये छोटू सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में। आंसर बताओ भाई। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो भाई अभी अभी पढ़ा के आए हैं, गोल्ड होता है करेक्ट आंसर। तो ए यू गोल्ड ही तो है ये।
सोना, तो करेक्ट आंसर आपका गोल्ड हो गया। डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन तो मरकरी है, तो मरकरी कहाँ से मेलाइबल और घातवर्धनी दोनों होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गोल्ड है, करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा, मरकरी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि कठोरता। अगर कठोरता की बात करें तो भाई जनरली सभी धातुएं कठोर होती हैं। आप कोई भी मेटल लेकर आइए, जनरली वो आपको कैसा मिलेगा, कठोर मिलेगा, है ना। लोहा ले लो, एल्युमिनियम ले लो, आप स्टील का बात कर लो जो कि एलॉय है, आप कॉपर की बात कर लो, ये सब ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बड़ी सॉफ्ट होती हैं, मृदु होती हैं, तो कठोरता लगभग लगभग सभी धातुओं में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है भाई एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है आपके, सबसे पहला तो है सोडियम। सोडियम आपका एक धातु है। वहीं पर बात करें लिथियम, लिथियम आपका धातु है, और पोटेशियम। लेकिन ये तीनों ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, तीनों ही कैसे हैं, मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मतलब इनको आप नाइफ यानी कि चाकू की हेल्प से आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं, है तो धातु में, लेकिन इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से आप आसानी से इनको कट कर सकते हैं। वहीं पर दो और धातुएं आती हैं, सीजियम और गैलियम। अगर सीजियम और गैलियम की बात करें तो ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको अगर आप अपनी हथेली पे रखें और हल्का सा अपने हाथों से ऐसे दबा दें तो ये तुरंत लिक्विड बन जाते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपकी हथेली पे रखते ही आप हल्का सा दबाएंगे इसको, धातु को, तुरंत लिक्विड बन जाएंगे, द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो ये आपके एक्सेप्शन है, अपवाद है मेटल्स में, जो कि कठोरता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगला है मेटेलिक लस्टर, यानी कि धात्विक चमक। तो सभी धातुओं में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप देखते हैं आप ज्वेलरी जो पहनते हैं गोल्ड की या फिर सिल्वर की, क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनमें यही प्रॉपर्टी है, चमक। बस इसी वजह से गोल्ड इतना बिक रहा है। तो गोल्ड में चमक होती है भाई, धात्विक चमक है, जिसकी वजह से दूर से ही देखने में चमक जाते हैं, दूर से ही दिखते हैं कि चमकते हुए। ऐसा नहीं सिर्फ गोल्ड में ही होता है, बाकी धातुओं में भी होता है, सभी धातुएं दूर से ही चमकती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो ये लस्टर जो है वो सभी धातुओं में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता की बात करें तो ऊष्मा चालकता सभी धातुओं में पाई जाती है। सभी धातुएं जो हैं, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। बहुत अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के। ऊष्मा अगर है तो धातुओं से आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तभी तो धातु में आपके कितने भी बर्तन आते हैं घरों में, टेंसेस किचन में, वो सब मेटल के ही होते हैं, क्योंकि इनकी ऊष्मा चालकता बहुत बढ़िया है और ये ऊष्मा को बहुत तेजी से प्रवाहित करा देते हैं। लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है कि बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का कौन सी धातु है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो है सिल्वर, यानी कि चांदी। सिल्वर ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक धातु होती है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखेगा, चांदी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि विद्युत चालकता। अगर विद्युत चालकता की बात करें तो सभी धातुएं विद्युत की वो बहुत अच्छी चालक होती हैं। आप कोई भी धातु उठा लो, विद्युत की बहुत अच्छे चालक होते हैं सभी। लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है बेस्ट कौन है, सबसे अच्छी धातु कौन सी है जो विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है सिल्वर, फिर से
यहाँ पर भी सबसे अच्छा चालक की बात करें यानी कि बेस्ट कंडक्टर की अगर बात करें तो आंसर है सिल्वर। कॉपर यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है। अब कॉपर सस्ता होता है इसीलिए आप लोग वायरिंग में कॉपर का यूज करते हैं। सिल्वर सस्ता होता तो आप लोग सिल्वर की वायरिंग करा रहे होते हैं, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आता है सोनोरिटी, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। तो आपको पता है जितनी भी धातुएं हैं उनको जब पीटा जाता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तभी मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो किसकी होती हैं? मेटल की होती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल को जब आप पीटेंगे तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कई सारे मेटल होते हैं। आपके स्कूल की बेल में भी मेटल होता था। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि उत्पन्न करेगा बहुत तेजी से। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी धातुओं में देखने को मिलती है। तो ये हमने आपको डिटेल में पढ़ा दी। अब एक बार जल्दी से रिकैप करा लेते हैं, और कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो फटाफट देखते हैं। मेटल्स आर सॉलिड, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में होती हैं। जनरली वो होती हैं सॉलिड स्टेट। ओके, जनरली वो होती हैं ठोस अवस्था में। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है पारा, यानी कि मर्क्यूरी। मरकरी क्यों एक्सेप्शन है भाई? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर जनरली सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन ये एकमात्र धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपका एक्सेप्शन आ जाता है, अपवाद, जो हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों के तीनों क्या है? बहुत सॉफ्ट होते हैं, यानी कि मृदु होते हैं, जिनको आप आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं। मेटल्स है मेटालिक लस्टर, यानी कि उनमें चमक होती है, धात्विक चमक होती है, जिस वजह से वो दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। मेटल्स में मेलायबिलिटी है, यानी कि आघात वर्धनीयता है, जिनसे कि आप पतली चादरों में इनको बदल सकते हैं। ओके भाई, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनमें क्या होती है? तन्यता का गुण होता है, जिससे वो पतले तार बन सकते हैं। इसके बाद मेटल्स में सोनोरिटी होती है, यानी कि वो पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद और प्रॉपर्टी, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो गलनांक होता है धातुओं का, वो कैसा होता है भाई? उच्च होता है, हाई होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन है भाई? गैलियम और सीजियम। क्यों? क्योंकि आपको हमने पढ़ाया कि गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं होती हैं जो आपकी हथेली पर रखकर हल्का सा दबा दोगे तो लिक्विड हो जाएंगी, तो इनका गलनांक बहुत निम्न होता है। अच्छा, मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि क्वथनांक है, वो बहुत उच्च होता है। क्वथनांक जो है वो बहुत हाई है, उच्च होता है, आसानी से बॉयल नहीं होते। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के दोनों के ही अच्छे चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं ऊष्मा के भी और विद्युत के भी। और सबसे अच्छा जब पूछा जाता है तो दोनों में ही आंसर क्या आता है? सिल्वर, यानी कि चांदी। लेकिन जब सबसे खराब पूछा जाता है तो आंसर आता है लेड और मरकरी। ऊष्मा के सबसे खराब चालक धातुओं में, ठीक है, तो वो है आपका लेड और मरकरी। ये दोनों सबसे खराब चालक होते हैं, किसके? ऊष्मा के। हैं धातु, लेकिन दोनों खराब होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ओके, अच्छा भाई, ये हो गए आपके मेटल्स की प्रॉपर्टीज। यहाँ तक किसी को कोई समस्या या एनी डाउट तो पूछो भाई। बोलो भाई।
जल्दी से बताइए भैया। फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दें, कौन सी फर्स्ट वाली? बिल्कुल फर्स्ट। ये इंग्लिश में कर दें? क्या चीज इंग्लिश में कर दें भाई? पूरा तो इंग्लिश में ही लिखा है, मैं तो पूरा मटेरियल इंग्लिश में ही लाया। हिंदी तो मैं ऑलरेडी लिख लिख के दे रहा हूँ। सेकंड लास्ट। नॉन मेटल वाला इंग्लिश में है, हाँ बिल्कुल। नॉन मेटल वाला इंग्लिश में है, आपको प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं, आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, ये हो गए मेटल। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स, यानी कि आधातुओं के पास। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कुछ नहीं होते हैं। कैसे? देखो भाई, सिंपल सी एक बात है। नॉन मेटल्स उन्हें कहा जाता है जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करते, विच डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जो धातुओं के गुण को फॉलो नहीं करते उन्हें ही नॉन मेटल्स कह दिया जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है। अभी तक आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो, उन सभी प्रॉपर्टीज को आपने देखा मेटल्स के लिए। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज के आगे, मेटल के आगे क्या लग गया है? नॉन। तो उन प्रॉपर्टीज के आगे भी आप क्या लगा दोगे? नो। तो जहां जहां वो प्रॉपर्टीज पूछी जाएं और आप नो लगाते चले जाएं, तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। वो क्या बन जाती हैं? नॉन मेटल्स, यानी कि अधातुओं के गुण बन जाते हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है। तो अधातुएं कोई अलग से चीज नहीं है। अधातुएं सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो जो प्रॉपर्टीज धातुओं में पड़ी हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज में नो करते चले जाओ, वही अधातुओं की प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। ओके, चलो देखते हैं भाई। सबसे पहला मेलायबिलिटी। मेलायबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता, हमने आपको पीछे पढ़ाया। तो मेलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर उसको पीटोगे तो पतली चादर में बदल जाएगा, थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। नो। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भंगुर। अगर आप इन्हें पीटने जाओगे तो ये टूट जाएंगे तुरंत। जैसे कि कोयला हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सबको आप उठाओ, फिर आप इनको पीटो। जैसे ही आप इसे पीटोगे, जैसे कोयला आप लोग लाते थे, तो कोयला आपने देखा होगा कि जैसे ही पीटा जाता है तो कोयला क्या हो जाता है? टूट जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। इसी वजह से उसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता और आधातुओं को पीटकर पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती। तो मेलायबिलिटी का गुण इनमें नहीं पाया जाता। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टालिटी, यानी कि तन्यता। अगर तन्यता की बात करें तो इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। क्यों भाई? क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, तो अगर आप इन्हें खींचने जाओगे तो ये खींचते नहीं है, ये तुरंत टूट जाते हैं। खींचने पर क्या हो जाता है भाई? खींचने पर टूट जाते हैं। ठीक है, आप अगर इन्हें खींचने जाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से याद रखनी। इसके बाद नेक्स्ट, सोनोरस। सोनोरस यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। तो क्या ये उतनी ज्यादा ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं अगर पीटा जाए? नहीं, किसी भी प्रकार से ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जितना मेटल करते हैं। किसी धातु को आप गिरा दीजिए, घर में बर्तन है, आप लोहे का बर्तन है या स्टील का है, उसको गिरा दीजिए तो पूरे घर में आवाज जाती है। लेकिन वहीं पर आप पेपर ले लो या फिर सल्फर ले लो, कार्बन ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो वो इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत हल्का साउंड करते हैं, कभी कभी तो करते ही नहीं है। तो वो कहलाता है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी का गुण भी आधातुओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये पीटने पर किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं।
ओके, अच्छा भाई। नेक्स्ट, डेंसिटी यानी कि घनत्व। इनका जो घनत्व होता है वो लो होता है, यानी कि कम होता है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, सॉरी, मेटल के कंपैरिजन में। मेटल यानी कि धातुओं की तुलना में अधातुओं का जो घनत्व है वो कम होता है, पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास नहीं होते। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। अगर गलनांक और क्वथनांक की हम बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इसमें क्या होते हैं, लो होते हैं। ये आसानी से मेल्ट भी हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे ही बॉयल भी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की कोई जरूरत आपको नहीं होती है। ये आसानी से मेल्ट भी हैं और बॉयल भी हैं, आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत मृदु होते हैं। इनमें हार्डनेस वगैरह का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा। तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, इनमें हार्डनेस की कोई प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब आते हैं इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ते हैं, विद एक्सेप्शन, जो आपके पेपर में आता है। ओके, तो सबसे पहला, नॉन मेटल्स आपको जनरली या तो ठोस अवस्था में मिलेंगे या तो गैस अवस्था में मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नीलियम, ये सारे के सारे। लेकिन एकमात्र नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, बाकी सारे के सारे या तो सॉलिड होंगे या तो आपके गैसेस फॉर्म में होंगे। सॉलिड में जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये सब। और लिक्विड में आपका सिर्फ एक ब्रोमीन। और गैसेस में आपकी जितनी भी गैसेस आती हैं वो सारे नॉन मेटल में आते हैं। अच्छा, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, हमने आपको बताया था मृदु होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड यानी कि हीरा। अगर डायमंड की बात की जाए तो ये प्रकृति में पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर पदार्थ है। धातु नहीं कहेंगे क्योंकि यह तो है अधातु। तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो है हीरा। तो हीरा यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। कि दुनिया में अगर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर धातु की बात की जाएगी, सॉरी पदार्थ की बात की जाएगी, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा हीरा। धातु की बात की जाएगी तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती। इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है, आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद होता है। उसके क्रिस्टल्स में चमक होती है, वो चमकदार होता है। तो ये आपको आयोडीन अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नॉन मेटल्स में ना मेलाबिलिटी है और ना ही डक्टिलिटी है, ना उसमें आघातवर्धनीयता कही जा सकती है और ना ही उसमें तन्यता कही जा सकती है। ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टीज उसमें नहीं पाई जाती। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, यानी कि गलनांक और क्वथनांक दोनों ही लो होता है। ये हीट वगैरह के बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ चालक होते हैं, ये फ्लो नहीं करवाते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर हैं, यानी कि विद्युत धारा के भी कुछ चालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन यहाँ पे है ग्रेफाइट, जो कि आपके पेंसिल के लेड में भी यूज किया जाता है
और बैटरी में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो गया। और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पे हमने मेटल नॉन मेटल को डिफाइन किया हुआ है। बाकी आपको वन लाइनर हमने दे दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार पढ़ के जरूर जाना भाई। ठीक है, जैसे हम आपको सिंपल से एक बार रिकैप करा देते हैं। सबसे हल्की धातु अगर पेपर में पूछी जाए तो आंसर है लिथियम। सबसे भारी धातु पूछी जाए तो ऑस्मियम। सबसे ज्यादा चालकता चांदी में है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन धातुओं के ऑक्साइड आपने देखा कैसे हैं, क्षारीय है। ठीक है, अच्छा भाई। उसके बाद सभी धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की दोनों की ही क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, सुचालक होती हैं। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और टिन ये पानी से किसी प्रकार की अभिक्रिया आसानी से नहीं करते। इसके बाद धातुओं में पारा मिलाकर अमलगम बनाया जाता है, ये तो अभी आपको बता देंगे। और उसके अलावा आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खास नहीं पढ़ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं जनरली। कहते हैं बताओ पौधों की जड़ों में कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व है, पोटेशियम। ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है भाई, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, यानी कि लोहा। हीमोग्लोबिन में आपको आयरन देखने को मिलता है। और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो पौधों की जड़ों के लिए पोटेशियम, क्लोरोफिल है तो मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन है तो आयरन, और कैल्शियम है तो आपके बोन्स जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड है। ओके, तो यहां तक क्लियर भाई सभी को, कोई समस्या। बोलो भाई। ओके भाई, ये यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई समस्या तो नहीं। चलो भाई, इतना पढ़ लेना ढंग से। ओके, इतना बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लेना। इससे बाहर आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इससे बाहर बचता ही नहीं कुछ, सब तो कवर ही हो गया आपका, है ना। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब बात करते हैं एलॉयस के बारे में। एलॉयस, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आयोडीन 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 आयोडीन, ओके 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 ओके। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये बी कौन कर रहा भैया, सिलिकॉन नहीं है। सिलिकॉन नहीं है प्यारे भैया, आयोडीन करेक्ट आंसर है। अभी अभी पढ़ा के आए, जिसमें चमक होती है, एकमात्र अधातु जिसमें चमक है वो है आयोडीन। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से सही युग्म चुनिए जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सही युग्म चुनिए जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके राधा जी, आपका आंसर सही है। पेयर बताना है,
जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में होते हैं अंशुल। आपका भी आंसर सही है भैया, आंखें खोल के देख लो जो लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं। रुबिडियम तो हमने नाम तक नहीं लिया पूरी क्लास में है। प्रतीक आपका आंसर भी सही है। ऐसे कौन से युग्म हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है ब्रोमीन और मरकरी। पढ़ाया है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और मरकरी एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ये दोनों ही लिक्विड होते हैं भैया रूम टेम्परेचर पे, समझे? पढ़ रहे पूरा ना। चलो एक बार फास्ट रिकैप करा दें क्या, कि एलआईएस पढ़ाएं? बताओ जल्दी से, एक बार क्विक रिकैप करा दें कि एलआईएस पढ़ाएं? बोलिए भाई, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट रिकैप करा दें। चलो तो चलो भाई रिकैप करा देते हैं। हमने सबसे पहले क्या बताया, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस होते हैं, लेकिन एकमात्र एक्सेप्शन मरकरी यानी कि पारा, ये रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ओके, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, चाकू से आसानी से कट जाते हैं भाई। अच्छा, धातुओं में चमक पाई जाती है, इनमें लश्चर होता है, दूर से ही देखने पर चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनमें मेलायबिलिटी होती है, आघात वर्धनीयता, इनको पीटने पर पतली चादरों में ये बदल जाते हैं आसानी से। इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है, तन्यता, ये आपके आसानी से क्या हो जाते हैं, पतले तारों में बदल जाते हैं, आप खींचेंगे पतले तार बन जाएंगे। इनमें सोनोरस होता है, पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उच्च होता है, ये जल्दी मेल्ट नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसी धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही हाथों पे रख के हल्का सा प्रेस करो और लिक्विड बन जाएंगे। उसके बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, बहुत हाई बॉइल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चांदी और सबसे खराब लेड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे चालक होते हैं, सबसे अच्छा सिल्वर, दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। ठीक है, विद्युत के भी बहुत अच्छे चालक होते हैं। इसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं वो जो होते हैं वो उन्हें कहा जाता है जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करते, वो आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल्स में आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी उनमें नो लगा देना। मलायबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। डक्टिलिटी नहीं होती, खींचने पर टूट जाते हैं। ध्वनि उत्पन्न बिल्कुल नहीं करते। डेंसिटी कम होती है किसकी तुलना में, वो मेटल यानी कि धातु की तुलना में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक गलनांक दोनों ही लो होते हैं, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के साथ आओ। जनरली आपको जितने भी नॉन मेटल हैं वो या तो सॉलिड मिलेंगे या तो गैस मिलेंगे, लेकिन लिक्विड में एकमात्र मिलेगा ब्रोमीन। जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन मिलेगा एकमात्र हीरा, डायमंड, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इनमें चमक नहीं होती, किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन आयोडीन ये चमकदार होता है। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं पाई जाती। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक दोनों ही कम है। ये क्या है, कंडक्टर नहीं होते, कुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से के भी कुचालक होते हैं। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पे दिमाग में बैठा लेने भाई। और ये क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते, यानी कि ध्वनि उत्पन्न बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पे हमने आपको कुछ शॉर्टकट बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके पेपर में पूछे जाते हैं भाई। ओके, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुएं विद्युत और उष्मा दोनों की चालक होती हैं। एल्युमिनियम, जिंक और टिन
कि ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, वो ना ही अम्लीय है ना क्षारीय है, दोनों है। धातुओं को अगर मिलाएंगे पारा के साथ तो वो अमलगम बनाता है, ये हम आपको अभी आगे बता रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने बताया पौधों की जड़ों में कौन सी मटेरियल पाया जाता है, पोटेशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन और आपकी हड्डियों में कैल्शियम। ओके, अब बात करते हैं एलॉयस की। एलॉयस को हिंदी में कहा जाता है मिश्र धातुएं, यानी कि मिश्रित धातुएं। ये क्या होती हैं? ये दो या दो से ज्यादा धातुओं के मिलने से, या फिर और भी कई सारी धातुएं मिल सकती हैं, या फिर धातु और अधातुओं के मिलने से बनने वाली मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, ये मिश्र धातुएं क्या होती हैं? जो दो या दो से ज्यादा धातु और अधातुओं को मिलाने से बनती है, इन्हें एलॉय कहा जाता है। अच्छा भाई, एलॉयस जो होते हैं वो आपके होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस का मतलब ये समांगी मिश्रण होते हैं। ये क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये समांगी मिश्रण होते हैं होमोजेनस। क्यों? क्योंकि आप भैया एलॉय को देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी धातुएं मिलाई गई हैं। एलॉय को देखकर नहीं बता सकते कि इनमें कौन सी धातुएं मिलाई गई हैं। ये आपका समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है भाई, बस इतना सा याद रखना है। अच्छा, एलॉयस आपके दो टाइप के होते हैं, मिश्र धातुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फेरस और एक होती है नॉन फेरस। तो ये फेरस और नॉन फेरस क्या है? फेरस वो होती हैं जिसमें आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। ऐसे ही मिश्र धातुएं जिसमें लोहा भी मिला हो उन्हें फेरस कहा जाता है। लेकिन ऐसी मिश्र धातुएं जिसमें लोहे की जगह पर कॉपर मिला हो उन्हें नॉन फेरस कहा जाता है। ठीक है, तो फेरस और नॉन फेरस दो टाइप की आपकी क्या होती हैं? धातुएं, ये सॉरी अलॉय होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, ओके, चलो भाई। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो अगला प्रॉपर्टी क्या है कि जो एलॉयस होते हैं यानी कि जो मिश्र धातुएं होती हैं वो जिन चीजों से मिलाकर बनी होती हैं उनके कुछ गुण भी दिखाती हैं। जैसे मान लो आपने कॉपर और जिंक को मिला दिया, तो कॉपर और जिंक को मिलाने से कोई एलॉय बना। ठीक है, एलॉय यानी कि मिश्र धातु बन गई। तो इस मिश्र धातु में कॉपर के भी कुछ गुण होंगे और जिंक के भी कुछ गुण देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज इस एलॉय में पाई जाती है। आपसे प्रॉपर्टीज पूछने के चांसेस तो कम है, आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट एलॉय कौन कौन से हैं और वो किन चीजों को मिलाने से बने हैं। बस यही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलो भाई इंपॉर्टेंट एलॉय देख लेते हैं। सबसे पहला है अमलगम। अमलगम, अमलगम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं पारद। ठीक है भाई, तो ये होता क्या है? अमलगम एक प्रकार का एलॉय है जो किससे बना हुआ है? जो बना हुआ है मर्क्यूरी में कोई भी धातु मिला दो, एनी मेटल। यानी कि आप पारा लीजिए और उसमें कोई भी धातु मिला दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है भाई, तो क्या बनाएगा? वो एक मिश्र धातु बनाएगा और उसी मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, यानी कि पारद कहते हैं। ओके, ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। ओके भाई,
ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, अमलगम यानी कि पारा कहते हैं। अच्छा, यहां से दो बढ़िया से क्वेश्चन बनते हैं, पता है कौन से? एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि जब पारा Hg जो पारा है वो आपके डॉक्टर वाले थर्मामीटर यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर में पाया जाता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है पारा, और वो फिर आपको एरोप्लेन में ले जाना अलाउ क्यों नहीं होता? क्वेश्चन आता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर प्लेन में ले जाना अलाउ क्यों नहीं होता? तो भाई उसका एकमात्र रीजन है, क्लिनिकल थर्मामीटर को ले जाना अलाउ इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर होता है पारा, और वो पारा अगर गलती से टूट गया थर्मामीटर तो पारा उससे निकल जाएगा और प्लेन में गिर जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? अगर पारा निकला और प्लेन पे गिरा तो प्लेन की जो सरफेस होती है ना, पूरा प्लेन जो बनाया जाता है वो पूरा का प्लेन की जो सीट होती है, मतलब पूरी चादर जो होती है प्लेन की, वो एल्युमिनियम की होती है। किसकी होती है भाई? एल्युमिनियम की होती है। तो अब ये पारा जो है वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमलगम। क्या बनाता है भाई? अमलगम बनाता है। और ये अमलगम जो बना है ये एल्युमिनियम के लिए बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये एल्युमिनियम में जंग लगा देता है। अब ये वो वाली जंग नहीं है लोहे वाली जो धीरे धीरे लग रही है, ये इतनी तेजी से जंग लगाता है कि उतनी जगह पे एल्युमिनियम में होल हो जाएगा, पूरा पूरा एल्युमिनियम उतनी जगह से गायब हो जाएगा। तो भाई अब प्लेन में होल हो गया तो समझ लो कितनी समस्या है। इसीलिए प्लेन में पारा थर्मोमीटर जो है, क्लिनिकल थर्मोमीटर ले जाना अलाउ नहीं होता है। उसका रीजन है अमलगम या पारद जो है वो क्या है? पारा की एक मिश्र धातु है, और ये पारे में कोई भी धातु मिलाने से बन जाती है। लेकिन कुछ धातुओं के साथ ये बड़े खतरनाक हो जाती है, जैसे एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम के साथ अगर आप पारा मिला दोगे तो जो अमलगम बनेगा, मिश्र धातु बनेगी, वो एल्युमिनियम में जंग लगा देती है और पूरा एल्युमिनियम खराब हो जाता है। लेकिन हमेशा ये खराब नहीं करता, कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे अगर आप पारा लें Hg यानी कि पारा, और उसमें सिल्वर यानी कि या तो चांदी Ag, या फिर जिंक Zn, या फिर टिन Sn मिला दे, तो अगर आप इसमें से कुछ भी मिला देते हैं तो ये आपका जो अमलगम बनेगा, ये अमलगम आपके टूथ फिलिंग में काम आता है। किसमें काम आता है भाई? टूथ फिलिंग में काम आता है। यानी कि आपके दांतों में जब कैविटी हो जाती है तो जब आप टूथ फिलिंग कराने क्लिनिक पे जाते हैं, ठीक है, ओके, तो टूथ फिलिंग के काम ये आता है। बस सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है भाई। ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। तो कभी कभी अच्छा है, कभी कभी खराब, दोनों तरीके से। अच्छा भाई, अब गोल्ड के एलॉय की बात करते हैं। गोल्ड का एलॉय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर गोल्ड सोने की बात करें तो भाई सोना आपको पता है, प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ये इसकी प्योरिटी के बारे में बताता है, कैरेट यूनिट है इसकी प्योरिटी बताती है, शुद्धता। तो 24 कैरेट के प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती, ठीक है, इसकी ज्वेलरी बना ही नहीं जा सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है। कारण यह है कि अभी अभी आप पढ़ के भी आए हो कारण, कि सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और सबसे ज्यादा तन्य, मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट मलाइबल मेटल है गोल्ड। तो इसलिए इसकी ज्वेलरी नहीं बनती, क्योंकि ये तुरंत टूट जाता है। जैसे ज्वेलरी बनाने चलोगे तो ये हल्का सा आपने हाथों में पकड़ा, टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। इसीलिए इसकी ज्वेलरी नहीं बनती। तो हम क्या करते हैं? हम लेते हैं गोल्ड और उसमें मिला देते हैं क्या? या तो कॉपर या फिर सिल्वर। या तो हम उसमें मिला देते हैं कॉपर या फिर मिला देते हैं सिल्वर यानी कि चांदी। इन दोनों में से कोई एक चीज मिला देते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाती है? थोड़ा सा कठोर हो जाती है, थोड़ा सा कठोर हो जाती है। अब ये थोड़ा सा हार्ड हो गई है, अब आप इसकी ज्वेलरी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये ज्वेलरी बनाने के लिए तैयार है। तो इसमें गोल्ड में हम क्या करते हैं? कॉपर या सिल्वर को मिलाकर उसका एलॉय बना लेते हैं, मिश्र धातु बना लेते हैं। अब ये क्या बन गई है? मिश्र धातु। तो ये मिश्र धातु आपका है, इसी तरीके से काम है, कर गया है ना भाई।
ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब आपने देखा होगा ज्वेलरी, अगर आपको प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनवानी है तो वो तो बनेगी नहीं, लेकिन हाँ ज्वेलरी में गोल्ड ज्यादा रहे उसके लिए आप क्या करें, प्लेन ज्वेलरी खरीदें। अगर ज्वेलरी में जितनी ज्यादा डिजाइनें बनी होंगी, जितना बारीक काम उस ज्वेलरी में हुआ होगा, इसका मतलब है उसमें सोना उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोना जो है वो बारीक चीजें नहीं हो सकती उसमें, वो तुरंत टूट जाता है। इसीलिए जितना बारीक काम किया जाता है वो कॉपर के या तो सिल्वर के ऊपर किया जाता है। इसीलिए ज्वेलरी कभी भी खरीदो तो प्लेन खरीदो, ज्यादा डिजाइनें होंगी तो उतना कम सोना उसमें होगा। ये सिंपल सा लॉजिक यहां से आता है। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट अलॉय आते हैं, जैसे ब्रास। ब्रास की बात करें, आपका पीतल। तो पीतल किन दो धातुओं को मिलाने से बनता है, बस यही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो पीतल बनता है कॉपर और जिंक को मिलाने से। पीतल का उपयोग कहाँ करते हैं, बेल यानी कि घंटियां बनाने में, अटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में, इन सब जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ओके, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। इसके बाद ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कि कांस। कांस की बात करें तो ये भी कॉपर और टिन को मिलाने से बनता है। किसको मिलाने से बनता है भाई, कॉपर और टिन को मिलाने से बनता है। तो कॉपर और टिन को मिलाने से ये धातु आपकी बन जाती है। और ये धातु में क्या काम है इसका, ये जो अलॉय है मिश्र धातु है, क्या काम है, क्वाइंस सिक्के बनाने के काम आती है, बेल घंटियां बनाने के काम आती है, अटेंसिल्स बर्तन बनाने के काम आते हैं। ब्रॉन्ज मेडल भी दिए जाते हैं, आपने देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल भी कई सारे टूर्नामेंट्स में दिए जाते हैं। तो वो क्या है, यही तो है। तो ये ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर और टिन को मिलाने से ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ठीक है भाई, बाकी हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आपके पेपर में बहुत पूछने के चांसेस हैं। जर्मन सिल्वर क्यों इतना चांसेस है भाई, क्योंकि ये दिखता तो चांदी की तरह है, लेकिन इसमें चांदी बिल्कुल भी नहीं होती। ये बिल्कुल किससे बनता है, कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाने से। कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु है। ये सस्ती ज्वेलरी बनाने के काम आती है। जैसे आपको ज्वेलरी सोने या चांदी की नहीं पहननी तो चांदी की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, तो ये आपको वहां पे हेल्प कर देगी। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर वहां पे बिल्कुल चांदी की तरह चमकदार होती है और देखने में भी चांदी की तरह लगती है, लेकिन सस्ती होती है क्योंकि चांदी तो बहुत महंगी है। तो इसका प्रयोग बर्तन बनाने में, ज्वेलरी बनाने में और दरवाजों के हैंडल बनाने में किया जाता है। ओके, इसके बाद रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल गोल्ड, ये भी सोने की तरह बिल्कुल चमकदार होता है, लेकिन सोना नहीं होता। ये होता है कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु। इससे भी आप सस्ते आभूषण बनाते हैं, जो मार्केट में आते हैं ना सोने की तरह चमकने वाले आभूषण, जो 200-200 रुपए में मिल जाते हैं, तो वो सस्ते आभूषण इसी से बन जाते हैं। तो सस्ते आभूषण बनाने हैं, सोने की तरह चमकदार चाहिए, तो आप इसका प्रयोग कर लो, है ना भाई। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके यहीं से बनते हैं। तो हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, और बाकी हमने आपको यहाँ हिंदी में सारे के सारे दे रखे हैं। हिंदी में परसेंटेज नहीं याद करना, परसेंटेज आपसे कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, बस जो इंपॉर्टेंट है वही हमने आपको यहाँ पे दिए हैं, इन्हें एक बार घर पे जाके अच्छे से पढ़ लेना भाई। स्टेनलेस स्टील जरूर पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गन मेटल पढ़ लेना, इनको आपको याद करना पड़ेगा सारे के सारे, और विद यूजेस इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, यही आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मेटल नॉन मेटल में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बाकी हमने आपको क्विज दिया है, घर पे इसको सॉल्व करिएगा भाई बैठ के। बाकी आपको डाउट लगे तो अभी पूछ लो, अगर कोई डाउट हो। अगर घर पे पढ़ने में कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई भी समस्या या डाउट हो तो बताओ। नहीं है तो इसको एक बार पढ़ लेना घर पे, और कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, चलिए भाई, सेशन को यहीं पे करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।
टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।